हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 9 जुलाई 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कि जो पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने वाले हैं उसमें हिंसा होगी, चाहे इसमें अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की गई हो, केंद्रीय बल की नियुक्ति की गई हो या फिर पुलिस की नियुक्ति की गई हो, और वही हुआ। लगभग 15 लोग इसमें मारे गए हैं, कई लोग हताहत हुए हैं, कई पुलिस की गाड़ियां यहां पर जला दी गई हैं। मतलब बहुत ही अराजकता रही और खूब खून खराबा हुआ, लूटपाट हुई, बूथ लूटा गया, पेटियां लेकर लोग भाग रहे थे। कई ऐसे वीडियो देखने को मिले जो दिन भर इंटरनेट पर वायरल होते रहे। बंगाल में शनिवार को पंचायत चुनाव के लिए हुए मतदान के साथ ही हिंसा शुरू हो गई। जगह जगह झड़प, बूथ पर कब्जा, मतपत्रों को लूटना, इस तरीके की कार्रवाई होती रही। 8 जून को ग्राम पंचायत, जिला परिषद व पंचायत समिति की करीब 64,000 सीटों पर चुनाव की घोषणा होने के बाद हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी थीं। सुरक्षा प्रबंधों को लेकर चुनाव आयोग शुरू से ही कटघरे में रहा था। पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। केंद्रीय बलों की 822 कंपनियां इसमें नियुक्त की गई थीं, और लेकिन 600 कंपनी ही आई थी। इनके साथ 1.70 लाख से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, लेकिन भेदभाव का आरोप विपक्ष लगाता रहा। अगर हम बात करें जो शनिवार को इसमें हुआ, कि शनिवार को मुर्शिदाबाद में सर्वाधिक 5 मौतें हुई, मालदा, पूर्व बर्धमान व कूच बिहार में 2-2 व दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, नदिया व उत्तर दिनाजपुर में एक एक व्यक्ति की इसमें मौत की खबरें आई हैं। गड़बड़ी का आलम यह रहा कि बूथों पर 1 घंटे में ही मतदान संपन्न हो गया। कुछ जगहों पर रात में ही वोटिंग छाप दिया गया और कहीं बैलेट पेपर और मत पेटी नाले में डाल दिए गए। मतलब घोर अराजकता इसमें रही है। पश्चिम बंगाल के बारे में इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं हम, तो मैप में देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। कल के वीडियो में भी हमने पश्चिम बंगाल के बारे में डिस्कस किया था और आज भी कर लेते हैं, क्योंकि आप जितना डिस्कस करेंगे, जितनी बार सुनेंगे, उतना आपको याद होता जाएगा। और हो सके तो आप भी थोड़ी बहुत नॉलेज कलेक्ट किया करिए गूगल के माध्यम से। देखिए, पश्चिम बंगाल की सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बांग्लादेश, उसके बाद भूटान, सिक्किम और असम राज्यों से लगती है, और बांग्लादेश से भी लगती है इसकी सीमा। इसमें जो इसकी राजधानी है वो है कोलकाता। यहाँ के गवर्नर हैं CV आनंद बोस और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। कल भी हमने आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसके पहले राज्यपाल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि AC चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में होगी 25% तक की कटौती। भारतीय रेल ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे बोर्ड ने सभी ट्रेनों के AC चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25% तक की कटौती करने का ऐलान किया है। ये रियायती दरें केवल उन ट्रेनों के किराए पर लागू होंगी जिनमें पिछले 30 दिनों के दौरान 50% सीटें ही भर पाई थीं। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत सहित AC चेयर कार वाली ट्रेनों में रियायती किराया योजना शुरू करने के लिए सभी जोनल रेलवे को अधिकार सौंपा है। ट्रेनों में सीटों का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है। रियायती जो मूल्य है वो मूल किराए पर अधिकतम 25% हो सकता है। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट सरचार्ज, GST जैसे अन्य शुल्क अलग से लिए जा सकते हैं। यात्रियों की संख्या के आधार पर किसी भी श्रेणी या सभी श्रेणियों में रियायतें दी जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पहली बार 2 राजनीतिक दलों के बीच हुई भ्रष्टाचार की डील, प्रधानमंत्री। देखिए, तेलंगाना में जो सत्तारूढ़ दल है भारत राष्ट्रीय समिति यानी कि BRS, और दिल्ली की आप सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहली बार 2 राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों के बीच भ्रष्टाचार की डील के आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले का जिक्र करते हुए यहां पर प्रधानमंत्री ने बोला कि 2 राज्य सरकारों के बीच कल्याण और पानी के बंटवारे पर समझौता आम है, लेकिन यह पहली बार है कि 2 पार्टियों के बीच इस तरह से भ्रष्टाचार की डील के आरोप लगाए गए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण भी है
और जो आप नेता थे, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उन पर आबकारी घोटाले में आरोप है और वो जेल में बंद हैं। वहीं बीआरएस की विधायक और तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की पुत्री के कविता का नाम भी इस घोटाले में लिया जा रहा है। 6100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद जनसभा में मोदी ने कहा कि बीआरएस ने केंद्र को गाली देने में पूरा शब्दकोश खाली कर दिया, लेकिन तेलंगाना कह रहा है कि अब की बार भाजपा सरकार। आपको पता होगा कि इस बार 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और तेलंगाना। स्कूली शिक्षा में शीर्ष पर पंजाब और चंडीगढ़। देखिए, राज्यों ने गत कुछ वर्षों में भले ही अधिकतर बच्चों को स्कूलों से जोड़ने में सफलता हासिल की हो, लेकिन उनकी शिक्षा में कोई सुधार नहीं किया गया है। अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। उसमें ये सब बातें निकल के आई हैं। उसमें 5 ग्रेड तो ऐसे हैं जिसमें कोई भी राज्य क्वालिफाई ही नहीं कर पाया है। मतलब जो उनके मानक हैं, उनके मानक पर वो राज्य खरे ही नहीं उतरे हैं, किसी भी कैटेगरी में अपने आप को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो उसके बाद जो छठा ग्रेडिंग सिस्टम होता है, यानी कि प्रचेष्टा 2, वहाँ से यहाँ पर स्टार्ट हुई है ग्रेडिंग, और इसमें भी पंजाब और चंडीगढ़ पहले स्थान पर हैं। पीजीआई यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की ओवरऑल रैंकिंग में सबसे अधिक अंकों के साथ पंजाब और चंडीगढ़ शीर्ष पर हैं, जबकि लर्निंग आउटकम और गुणवत्ता के मानक पर पंजाब और चंडीगढ़ के साथ राजस्थान भी सबसे अधिक अंकों के साथ शीर्ष पर है। स्कूली शिक्षा में राज्यों के प्रदर्शन के निर्धारण के लिए पहले 5 मानक और 8 श्रेणियां थीं, जबकि शिक्षा मंत्रालय ने इस वर्ष 6 मानक और 10 श्रेणियां तैयार की थी। इसमें शिक्षक और शिक्षा को जोड़ा गया है। इंडेक्स में सरकारी कामकाज के आधार पर दिए जाने वाले वेटेज को कम किया गया है। पीजीआई 2.0 की वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में कोई भी राज्य ऐसा नहीं था जो टॉप 5 श्रेणी में आया हो। छठी श्रेणी यानी कि प्रचेष्टा 2 में पंजाब और चंडीगढ़ ने जगह बनाई है। और ये प्रचेष्टा क्या है, और दक्ष से स्टार्ट होकर आकांक्षी तक चलता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये 10 श्रेणियां होती हैं और इस तरीके से उनको अंक दिए जाते हैं। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ है पहले पेज पर। तिब्बत के मुद्दों पर मुझसे बात करना चाहता है चीन, दलाई लामा। दलाई लामा ने शनिवार को यह बात बोली है और सबको चौंका दिया है कि चीन उनके साथ तिब्बत के मुद्दे पर आधिकारिक या फिर अनाधिकारिक रूप से बात करना चाहता है। तिब्बत के जो धर्मगुरु हैं दलाई लामा, चीन अब बदल रहा है ऐसा वो बोल रहे हैं और इसके लिए उनसे संवाद का इच्छुक है, क्योंकि वह तिब्बतियों की दृढ़ भावना से परिचित हो चुके हैं, यानी कि चीन वाले हो चुके हैं। उन्होंने यह भी दोहराया कि तिब्बत चीन के अधीन रहने को तैयार है, इसलिए केवल स्वायत्तता मांग रहे हैं, स्वतंत्रता नहीं। दलाई लामा शनिवार को 1 माह की लद्दाख यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। इससे पूर्व 2 दिन दिल्ली में रहेंगे। चीन हमेशा से ही उनकी लद्दाख यात्रा का विरोध करता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा कोई खासा विरोध अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। ये प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चीन दलाई लामा को अलगाववादी मानता है और कह चुका है कि अगला दलाई लामा उसी को माना जाएगा जिस पर बीजिंग की मोहर लगेगी। दलाई लामा ने 1 दशक पूर्व राजनीतिक शक्तियां छोड़ दी हैं जो अब तिब्बत सरकार के पास हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अब यहां पर बारिश का दिया गया है कि 20 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है और आज भी ऑरेंज अलर्ट है दिल्ली में। हालांकि आपके क्षेत्र में कितनी बारिश हो रही है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। ईडी सीबीआई के सहारे सरकार के काम में अड़ंगा लगा रही है भाजपा, केजरीवाल। यहाँ पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ईडी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की संपत्ति जब्त करने को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा को केंद्र सरकार ईडी सीबीआई के सहारे आप सरकार के काम में अड़ंगा लड़ा रही है। वह ईडी सीबीआई और पुलिस की मदद से आप और उनके नेताओं को बदनाम कर रहे हैं, जबकि आबकारी नीति में कोई घोटाला हुआ ही नहीं है।
त्यागराज स्टेडियम में जेई नीट की परीक्षा पास करने वाले दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ संवाद करने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शुक्रवार शाम ईडी ने सभी मीडिया में चलवाया कि मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, जो फर्जी जानकारी है। सिसोदिया के पास मौजूदा संपत्ति का तथाकथित आबकारी मामले में दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अब देखिए, दिल्ली के सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो IIT जेई मेंस क्लियर कर रहे हैं, तो इनमें सबसे बड़ा जो रोल है वो मनीष सिसोदिया का ही है, जिन्होंने सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी बेहतर बना दी है दिल्ली में कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे जो गार्जियन अपने बच्चों को, उनके नाम वहाँ से हटाकर उनको सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलाया गया। लैब, मतलब एक tरीके से वर्ल्ड क्लास लैब तैयार की गई, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, क्लासरूम, AC क्लासरूम, मतलब एक बेहतर शिक्षा मॉडल तैयार किया गया था। और इसी के तहत उनको विदेश में बुलाया भी जाता था कि आपने कैसे इस शिक्षा मॉडल को सुधारा, ये सब बताइए, और उन पर इस तरीके के आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट के तीनों टर्मिनल जुड़ेंगे। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के तीनों टर्मिनल की यात्रियों की सुविधा के हिसाब से आपस में जोड़ने की योजना पर गंभीरता से विचार चल रहा है। संभावना है कि आने वाले 6 महीने के अंदर यह तय कर लिया जाएगा कि तीनों टर्मिनल को कैसे यात्रियों के आवागमन की दृष्टि से एकीकृत कर लिया जाए, ताकि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच की दूरी को बिना किसी दिक्कत के कम से कम समय में तय किया जाए। जिस हिसाब से IGI की भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है IGI को, उसे देखते हुए अभी तक कागजों में सिमटी इस योजना के धरातल पर जल्द से जल्द उतरने की उम्मीद जताई जा रही है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। कांग्रेस का मतलब लूट की दुकान और झूठ का बाजार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करके बीकानेर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस का मतलब लूट की दुकान और झूठ का बाजार है। इसकी झूठ की राजनीति का सबसे ज्यादा शिकार राजस्थान का किसान हुआ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में इनके नेता ने 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने की कसम खाई थी, लेकिन 10 दिन, 10 महीने और 4 साल से कर्ज माफ नहीं हुआ। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है तो देश को विदेश में जाकर बदनाम करती है। इनके नेता विदेश में जाकर भारत को गाली देते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम अपने बेटे का भविष्य बचाने में लगे हैं, प्रदेश के बेटे बेटियों से उनको कोई मतलब नहीं है। यहाँ मौजूद भीड़ का उत्साह बताता है कि राजस्थान में मौसम का पारा नहीं चढ़ा, बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का भी पारा चढ़ चुका है। वंदे भारत ट्रेन के यात्रियों को भी लाभ। देखिए, वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि जो ये योजना चलाई गई है 25% छूट की, उसमें वंदे भारत ट्रेन को भी ऐड किया जाएगा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में ऐसी कुछ कम व्यस्तता वाली ट्रेनों को छोड़कर इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन की अधिकांश सेवाएं पूरी व्यस्तता के साथ चल रही हैं। जून के अंत के आंकड़ों से पता चलता है कि भोपाल इंदौर वंदे भारत सेवा में केवल 29% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है, जबकि इंदौर भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस की वापसी यात्रा में केवल 21% ऑक्यूपेंसी ही थी। इसी तरह नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में लगभग 55% की औसत ऑक्यूपेंसी और भोपाल जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में 32% की ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई थी। अमेरिका के समक्ष भारत खालिस्तान समर्थकों का मुद्दा फिर उठाएगा। अमेरिका के समक्ष भारत फिर खालिस्तान समर्थक संगठनों की गतिविधियों का मुद्दा उठाएगा। अमेरिका की नागरिक सुरक्षा, मानवाधिकार व लोकतंत्र मामलों की सचिव उजरा जिया रविवार को भारत के दौरे पर पहुंच रही हैं। उनकी नई दिल्ली में कई उच्च स्तरीय बैठकें होने वाली हैं, लेकिन भारत की तरफ से तैयारी इस बात की है कि खालिस्तानी संगठन जिस तरह से अमेरिका में भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसे जोरदार तरीके से उठाया जाए। हाल ही में अमेरिका में इन संगठनों की तरफ से वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूत को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई थी। भारत इस पर पहले से ही रोष जता चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि उजरा जेया की तरफ से वैश्विक चुनौतियां, लोकतंत्र, क्षेत्रीय स्थिरता व मानवता के आधार पर दी जाने वाली मदद में सहयोग को लेकर भारत से बातचीत होगी। मंगोलिया की संसदीय संस्थाओं के विकास के लिए भारत तत्पर।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगोलिया यात्रा के दौरान वहां की संसद के स्पीकर जी जंस्तर से शनिवार को शिष्टाचार भेंट की। बिरला ने कहा कि भारत की संसद मंगोलिया की संसदीय संस्थाओं के विकास, शोध, ग्रंथालय के उन्नयन व क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग करने को तत्पर है। उन्होंने इस संबंध में भारतीय संसद की प्रशिक्षण संस्था प्राइड द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं के उपयोग का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 जुलाई को 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे मलेशिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्विपक्षीय रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए आगामी 10 जुलाई अर्थात सोमवार से मलेशिया की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे। यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने मलेशियाई समकक्ष दातो सेरी मोहम्मद हसन के साथ व्यापक बातचीत के अतिरिक्त प्रधानमंत्री वाईबी दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने मलेशियाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे। दोनों मंत्री साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इस दौरान दोनों ओर से जो आपसी हित हैं उसके क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान भी करेंगे। अन्य सेवाओं से आईएएस अधिकारी बनाने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने अन्य सेवाओं नॉन स्टेट सिविल सर्विसेज ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति प्रक्रिया पर आरंभिक रोक लगा दी है। न्यायालय ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई है। साथ ही केंद्र सरकार से यह कहा है कि राज्य सरकार की ओर से अन्य सेवाओं से भेजे गए नामों पर विचार नहीं करें। जस्टिस एम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार अन्य सेवाओं से आईएएस में पदोन्नति विशेष परिस्थितियों में ही कर सकती है, लेकिन सरकार ने इसे रिजर्व कोटा ही मान लिया है। परिषद की ओर से न्यायालय में पैरवी करने वाले वकील तनवीर अहमद ने कहा कि राज्य सरकार केवल विशेष परिस्थितियों में ही अन्य सेवाओं के अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नत कर सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि घरों में जल का सदुपयोग बढ़ाने की दिशा में बढ़े कदम। जल उपयोग की दक्षता में 20% की वृद्धि के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने घरों में पानी के सदुपयोग को बढ़ाने की दिशा में काम शुरू किया है। इसके तहत घरेलू इस्तेमाल में पानी के उपयोग की दक्षता को 50 से 60% बढ़ाया जा सकता है। इसका आशय यह है कि उपयोग की दक्षता बढ़ाने से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन इस्तेमाल के लिए पानी की जरूरत को 135 लीटर से घटाकर 60 लीटर तक लाने की कोशिश करेगा। जल उपयोग की दक्षता 20% बढ़ाना राष्ट्रीय जल मिशन का चौथा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सिंचाई और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले पानी के सदुपयोग को बढ़ाने के साथ बड़ी चुनौती शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में पानी के बेहतर प्रयोग सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि 1 लाख करोड़ के निवेश की तैयारी में ऑटो कंपनियां। देखिए, देश विदेश की तमाम आर्थिक शोध एजेंसियां बता चुकी हैं कि अगले कुछ वर्षों तक भारत ही वैश्विक आर्थिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर सबसे तेज रहेगी, मध्यम वर्ग का तेजी से विस्तार होगा और लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। इन संभावनाओं व आकलन का असर देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी साफ तौर पर दिख रहा है। भविष्य की इन छवि ने दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी भारत पर केंद्रित कर दिया है। दिग्गज ऑटो कंपनियां भारत में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की निवेश योजनाओं पर काम कर रही हैं। मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर जैसी कार निर्माता और बजाज ऑटो, होंडा, हीरो मोटोकॉर्प जैसी सीट्स दोपहिया कंपनियां देश में तेजी से बदलते ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी कमज़ोर कड़ी को दुरुस्त करने में जुटी हुई हैं। इसमें एक न्यूज़ और है कि 1 जुलाई 2023 से जो फुटवियर उद्योग है उस पर भी BIS हॉलमार्क स्टार्ट होने वाला हो गया है और जिनका सालाना कारोबार 50 करोड़ से ज़्यादा का है उन पर ये नियम लागू होगा। जिनका 50 करोड़ से 5 करोड़ के मध्य में कारोबार होता है सालाना, उनके लिए ये नियम 1 जनवरी 2024 से लागू होगा और जिनका कारोबार सालाना कारोबार 5 करोड़ से कम का होता है उनके लिए ये नियम
अगले वर्ष जुलाई यानी कि 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। लेकिन इसमें कुछ प्रमुख कंपनियों ने बोला है कि BSI मानकों को लागू करने और उस तरीके के कार्य जो प्रोडक्ट हैं बनाने में कम से कम अभी 6 महीने का समय कंपनियों को और चाहिए होगा, तो ये समय कम मिला है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तुर्की ने नाटो के लिए यूक्रेन का किया समर्थन, ये इंटरनेशनल पेज पर आ गए हैं। देखिए, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, वो नाटो देशों के दौरे पर निकले हैं कि उनको शामिल कर लिया जाए नाटो में। और हालांकि नाटो में उनका शामिल होना लगभग तय भी है, क्योंकि नाटो में ही शामिल होने को लेकर रूस ने इन पर हमला कर दिया था। यूक्रेन के नाटो की सदस्यता के दावे का समर्थन करने के साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने यूक्रेन के साथ रूस के खाद्यान्न निर्यात समझौते को जारी रखने के प्रयास करने की बात कही है। यह कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगस्त में होने वाली तुर्की यात्रा के दौरान वह इस मसले पर उनसे बात करेंगे। लेकिन रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन ने पुतिन के तुर्की दौरे का कार्यक्रम निर्धारित होने से इनकार किया है। भारत और तंजानिया के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापारिक सौदे का निपटान शुरू। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा, जो तंजानिया के दौरे पर हैं, कि भारत और तंजानिया के स्थानीय मुद्रा में व्यापारिक सौदों का निपटान शुरू कर दिया गया है। इस प्रयास से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। उन्होंने उद्योग जगत के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत तंजानिया द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि देखी गई है। वह 2022-23 में $6.4 अरब का रहा था। उन्होंने तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया हसन से भी मुलाकात की। इस दौरान रक्षा, समुद्री सहयोग और क्षमता निर्माण को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। अमेरिकी वित्त मंत्री के दौरे के बीच चीन ने ताइवान की ओर भेजे लड़ाकू विमान। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन की बीजिंग यात्रा के बीच चीन की लिबरेशन आर्मी ने दबाव बनाने के लिए बीते 24 घंटे में ताइवान की ओर 13 लड़ाकू विमान और 6 जंगी जहाज भेजे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वह चीन पर नजर रखे हुए हैं और उसने अपनी जल व वायु रक्षा प्रणाली के साथ मिसाइल सिस्टम को जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को बोला है। अमेरिका ने रासायनिक हथियारों का अंतिम जखीरा पूरी तरह नष्ट किया। बाइडेन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि अमेरिका ने रासायनिक हथियारों के अंतिम जखीरे को नष्ट करने का कार्य पूरा कर लिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि पिछले 30 वर्षों से लगातार अमेरिका इसके लिए प्रयासरत था। आज बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका ने इसे सुरक्षित तरीके से पूरा कर लिया है, सफलता हासिल की है। केंटुकी स्थित ब्लू ग्रॉस आर्मी डिपो में सरीन नर्व एजेंट से भरे M55 रॉकेट को अंतिम रूप से 7 जुलाई को नष्ट कर दिया गया। तो ये आज का यानी 9 जुलाई 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।